कैसे हो तुम सब। आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्लास 7th की बुक क्यूरोसिटी चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस, तो इस चैप्टर पर हम बात करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनेगा, व्हाट इज फिजिकल चेंज? भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? एनी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? शेप में बदलना, आकृति में बदलना, आकार में बदल जाना, स्टेट में बदल जाना। स्टेट कौन सी होगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन ही तो होती है स्टेट, ठोस, द्रव और गैस। सो एक और बात आप इसमें याद रखनी है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें फिजिकल चेंज में जब भी होता है कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। अब इसमें हम दो एग्जांपल्स भी याद करेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ क्या है? पानी का एक रूप है, जमा हुआ रूप है, और जब वो पिघल जाती है वो किस अवस्था में आ जाती है? वो द्रव अवस्था में आ जाती है, यानी लिक्विड स्टेट में आ जाती है, तब हम इसे वाटर कहते हैं। और अगर मैं इसको गर्म करूं तो वो गैसीय स्टेट में चली जाती है, वाटर वेपर स्टेट में आती है। यानी एक चीज़ तो एक ही है, पानी है, बट उसकी अवस्थाएं अलग अलग। दैट इज़ फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। दूसरा है पेपर फोल्डिंग करके अगर मैं उसे फिश बनाती हूँ या फ्रॉक बनाती हूँ और उसको दोबारा से खोल देती हूँ तो पेपर में लाइनें तो पड़ जाती हैं, पर वो पेपर ही रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ। इसमें भी क्या है? पानी जो होता है वो पौधों से इवेपोरेशन के जरिए उड़ जाता है। तो इसका मतलब स्टेट जो होती है वो चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, बट नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। हिंदी में पढ़ेंगे किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे कि बर्फ का पिघलना, कागज के टुकड़ों में कटना या गीले कपड़ों का सूखना। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, अब जैसे बिजली का जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका जलना, इसमें कौन सा परिवर्तन तो हो गया? पहले अंधेरा था, अब रोशनी हो गई। नेक्स्ट है पानी में अगर मैं रेत डालूं, मिट्टी डालूं और उसको घोलूं तो थोड़ी देर के बाद जो सैंड होती है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। तो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। मेल्टिंग ऑफ आइस हम ऑलरेडी कर सकते हैं। टीयरिंग ऑफ पेपर, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज केमिकल चेंज। देखो ये इस पूरे चैप्टर में आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हिंदी में किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखो इसमें शब्द आता है रसायन, केमिकल, यानी कुछ नया बनता है। अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज। देखो फिजिकल की अगर मैंने बात करी तो उसमें चेंज नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी में, बट इसमें क्या है? एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, और उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी उस नॉर्मल जो मूल अवस्था के पदार्थ होती है उससे अलग होती है। हिंदी में पढ़ते हैं ऐसे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है और पदार्थ का स्वरूप बदल जाता है। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला उदाहरण जो है, आपने आयरन, लोहे की कील में जंग लगते हुए देखा होगा, ठीक है, तो उसमें ऑरेंजिश रेड कलर का कुछ जम जाता है जब वो नमी इसके संपर्क में आता है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। ये 2-3 उदाहरण आपने याद रखने हैं। दूसरा है जब भोजन को पकाते हैं, नेचुरली कच्चे चावल आप खाइए और पका कर खाइए, दोनों में स्वाद में फ़र्क आ जाता है ना। स्टार्च जो होती है वो उबल जाती है तो उसके बाद वो शर्करा में बदल जाती है। कुकिंग ऑफ फूड, ये क्या है? हमारा केमिकल चेंज में आता है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये भी केमिकल चेंज है। और केले का या किस फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये जितने भी चेंजेस आप देख रहे हैं ये आपके केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल होते हैं मोस्टली, इन्हें वापस बदला नहीं जा सकता। पुनः इनसे उत्पाद से हमें जो रिएक्टेंट है वो प्राप्त नहीं होते। अब यहाँ पर एक आपकी किताब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी है, उसको पहले हम समझेंगे और फिर चित्र द्वारा समझेंगे। ब्लोइंग एयर इनर टू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? इसे आप नींबू का पानी नहीं समझेंगे, ये आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट में किया था एसिड और बेस में, अगर आपको याद हो बच्चों। तो अगर हम एक लाइम वाटर लेते हैं, लाइम वाटर क्या होता है कि जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलती हूँ तो चूने का पानी तैयार होता है, ठीक है। और उसके अंदर अगर मैं पाइप के ज़रिए हवा फेंकूं या हवा छोड़ूं तो उसमें बबल्स आ जाते हैं।
थोड़ी देर में ये जो लाइम वाटर होता है, जो कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है, मिल्की हो जाता है। चूने के पानी में फूंक मारने पर पानी दूधिया हो जाता है। तो ये उसकी केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब उसमें फूंक मारती है, हमारी फूंक में कौन सी गैस होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है और ये अघुलनशील पदार्थ है। तो ये नीचे बैठने लग जाता है और पानी को दूधिया कर देता है, और पानी तो बनता ही है साथ में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच इज वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, श्वेत अघुलनशील पदार्थ होता है और जल। अब हम इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका चूने का पानी है और ये हमने फूंक के जरिए इसमें अपनी कार्बन डाइऑक्साइड डाली है, तो पानी जो है वो दूधिया हो गया है। पेपर में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। एक तो ये है कि क्या कौन सा पदार्थ बनता है, ये आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके कारण पानी दूधिया हो जाता है। और दूसरा ये आएगा कि सांस द्वारा छोड़ी गई जो हवा होती है उसमें कौन सी गैस होती है, ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये इसमें ना ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बताइए किसके द्वारा आप सिद्ध करेंगे कि हमारी छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप चूने के पानी में फूंक मारो तो पानी दूधिया हो जाता है। तो ये वाला प्रयोग आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। पेपर में जरूर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को जांचने के लिए कौन सी अभिक्रिया की जाती है, तो आप चूने के पानी वाली याद रखेंगे। यह अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के लिए उपयोग की जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा उदाहरण लिया है केमिकल चेंज का, क्योंकि केमिकल चेंज हुआ ना, नया सब्सटेंस बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना, और उसमें जंग लगने पर भी ये जो ऑरेंज कलर का पदार्थ है ये क्या है बेटा? ये आयरन ऑक्साइड है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जब आयरन में रस्टिंग होती है, जंग लगता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और इस पदार्थ का नाम है आयरन ऑक्साइड। आपने याद रखना है। और इसकी वजह से कौन सा रिएक्शन हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। अब आपकी बुक में एक और एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। What happens when a pinch of baking soda is added to vinegar और lime juice? ये प्रयोग आप घर में भी करना चाहें कर सकते हैं। हर घर में खाने का सोडा होता है और सिरका तो होता ही है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ग्लास में सिरका लेना है, उसके ऊपर बेकिंग पाउडर डाल देना है, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल देना है। और उसे क्या होता है, जैसे हम करते हैं तो बबल्स निकलते हैं, ग्लास में गैस के बबल्स निकलते हैं। और ये गैस कौन सी होती है? ये गैस होती है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये गैस होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। गैस के बुलबुले निकलते हैं और इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक नए चीज की, दैट इज कंबशन। दहन क्या होता है? दहन क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी कराया था क्लास में, उसी की फोटो दे रखी है। केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ये वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सब्सटेंस जो होता है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, रोशनी भी निकलती है और गर्मी भी निकलती है। मोमबत्ती को जलाइए, रोशनी भी निकलेगी, और लोग अगर आसपास हाथ रखेंगे तो गर्मी भी निकलती है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन, और जो जलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि लकड़ी जलती है, पेपर जलता है, कॉटन जलता है और मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। अब इसी दहन को हम हिंदी में समझते हैं। दहन क्या होता है? ये कि रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, जलता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ये आपने ज़रूर याद कर लेना, अच्छी तरह से डेफिनेशन को इसको याद कर लो। और जिन पदार्थों का दहन होता है वे दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। वो है लकड़ी है, कागज है, कपास है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो ये सारे कंबस्टेबल सब्सटेंस, इवन एलपीजी जो आपके घरों में खाना पकाने में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच साइंटिस्ट स्टेट दैट द बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर इन अ कैंडल। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, रासायनिक भी होते हैं और भौतिक भी होते हैं। जानकर हैरानी होगी बट हम इसे समझेंगे।
कौन से वैज्ञानिक ने मोमबत्ती में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं बताया था? तो ये आपने याद रख लेना है, माइकल फैराडे। ठीक है। अब देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वैक्स पिघलती है, सॉलिड से वैक्स लिक्विड में बसते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो वैक्स जलती है तो एक खास तरह की गंध आती है जब मोमबत्ती जलाते हैं, तो वैक्स की गंध आती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है और वो कार्बन भी बर्न होता है ना। तो इसके बाद हमारे दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक, यानी फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है आपका। Why does a burning candle go out when covered with a glass jar? ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मम्मी पापा की निगरानी में आप घर में कर सकते हैं। एक कटोरी लीजिए और उसमें मोमबत्ती को टिकाइए और चाहे तो अंदर नीचे पानी डाल दीजिए, नहीं पानी डालना तो बिना पानी के करिए, और जल्दी मोमबत्ती के ऊपर उल्टा करके गिलास रख दीजिए। थोड़ी देर में क्या होगा बताओ? थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाएगी, है ना। अब वो पूछ रहा है कि जलती मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक देने पर वो बुझ जाती है, क्यों? क्या चीज नहीं मिलती? मैंने क्या चीज उसको रोक दी जलने के लिए? ऑक्सीजन, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन थी उसने जल के उसको खत्म कर दिया। अब उसके पास और ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि गिलास तो बंद है, तो इसलिए मोमबत्ती की लो भी बुझ जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, हमें यह पता चलता है बाय कवरिंग इट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर बर्निंग का जी रह गया यहाँ पर। ढकने से जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो आज हमने एक चीज सीखी कि अगर किसी भी चीज को जलना है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वेज टू एक्सटिंग्विश द फायर इफ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर? अगर किसी व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाए तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर लग जाती है तो हमने सभी क्या सीखा कि जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो मैं उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर देती हूँ ना। कैसे? जलती हुई आग को अगर मैं कॉटन के कपड़े से या किसी मोटे ब्लैंकेट से ढक दूंगी तो उसको जलने के लिए क्या मिलेगी? हवा तो मिलेगी नहीं, वो धीरे धीरे आग स्वतः बुझ जाएगी। ठीक है, तो हमने जान लेना कि जलने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। Wrap a blanket or a cloth around a person and this cut off the oxygen supply and the fire goes out on its own. व्यक्ति के चारों ओर कंबल या वस्त्र लपेट दें और इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग स्वतः बुझ जाती है। तो ये ना केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है कि एक व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है, उसको कंबल से ढक दिया, बताओ क्यों? उससे क्या होगा? तो जलती हुई आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और नहीं भभकेगी। ठीक है, बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कंबल है ना वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, नायलॉन का नहीं बना होना चाहिए, पॉलिएस्टर का नहीं होना। फिर वो क्या होगा? वो पिघल जाएगा, छोटे छोटे गोलों में लगेगा और आपकी स्किन से चिपक जाएगा। फिर वो उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। तो कॉटन की चीज होनी चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए, वुलन ब्लैंकेट। अब दो चीजें हमने जान ली हैं, अगली चीज हम जानते हैं, व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन, यानी दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। इसे आप स्टार क्वेश्चन मान लें, ये हर बार पेपर में आता है। तो इसको हम एक ट्राइंगल से समझेंगे जिसे हम कहते हैं फायर ट्राइंगल। ठीक है, जलने के लिए आवश्यक, जलने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो चीज़ नहीं जलेगी। ठीक है, और अगर मैं फ्यूल ही हटा दूं, जो चीज़ जल रही है उसी को हटा दूं तो भी आग बुझ जाएगी। और तीसरा आता है हीट का मतलब अगर मैं उसको उतनी गर्मी ही ना दूं कि वो वस्तु जले। माचिस अपने आप नहीं जलती जब तक मैं माचिस को रगड़ती नहीं हूँ माचिस की डब्बी के सिरे पर लगे हुए मसाले से, है ना। कागज भी नहीं जलता। अब बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपकी किताब में कि लेंस से हम प्रकाश की किरणों को केंद्रित करते हैं और फिर कागज जल पड़ता है। तो ऐसे क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलता। तो जैसे हम उसको उस गर्मी तक पहुंचाते हैं वो चीज़ जलने लग जाती है। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं फ्यूल, ठीक है, दूसरा होता है ऑक्सीजन, ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, और तीसरा होता है गर्मी, विच रेज द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है ये हम अगले सवाल में जानेंगे। नेक्स्ट आता है बायोल्यूमिनेंस। बहुत सारे बच्चे गांव में रहते होंगे या गांव जाते होंगे, उन्होंने जुगनू जरूर देखा होगा। तो ये सवाल उसी जुगनू पर है कि जीव संदीप्ति क्या है। जीवों में रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो ऊष्मा रहित प्रकाश की उत्पत्ति होती है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायो का मतलब ही क्या है? जीव,
लुमिनेसेंस मतलब चमकना, प्रकाश से चमकना, और किस परिवर्तन के द्वारा? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। तो ये असली जुगनू की फोटो मैंने लगाई है। रात में ये टिमटिमाते तारे की तरह दिखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ लाइट विदाउट हीट थ्रू अ केमिकल चेंज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एग्जाम्पल देना आता है तो आप इसका लिख सकते हैं। अब हमने बात करी थी इग्निशन टेम्परेचर की। याद है मैंने आपसे जब फायर ट्रायंगल की चर्चा करी थी तब मैंने आपको बताया था कि मैं इग्निशन टेम्परेचर के बारे में आपको बताऊंगी। हिंदी में कहते हैं प्रज्वलन तापमान। ठीक है, ये क्या होता है? यह वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ आग पकड़ता है और जलने लग जाता है। जैसे पेट्रोल की बात करूं, मिट्टी का तेल की बात करूं, तो इनका ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं ना। कागज का टेम्परेचर इतना कम नहीं होता। कागज को हमें थोड़ा सा हल्का सा उसको जलाना पड़ता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना पड़ता है, तभी वो लेंस से कागज जलता है। ठीक है, तो लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट टू बर्न, इसे हम कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंट, अगर आपके घर में लेंस है तो आप मम्मी पापा की मदद से ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिए। 2 चीज़ें लीजिए, एक गीली पत्ती लीजिए और एक सूखी पत्ती। ठीक है, दोनों को लेंस की जलाइए, देखिए कौन सी चीज़ जल्दी जली। अगर एक और कर सकते हैं तो एक काले रंग का बैलून लीजिए, उसे फुलाइए, और एक लाल, पीला या नीला बैलून लीजिए, उसे फुलाइए। दोनों को हवा से फूंक से फुलाइए और दोनों को लेंस से जलाइए और बताइए कि कौन सा जल्दी जला। चलिए, अब हमने बहुत सारे चेंजेस पढ़ लिए, उनके बारे में पढ़ लिए। अब हम कुछ ऐसे चेंजेस की बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं। जैसा कि नाम से रिवर्स, गाड़ी को मैंने रिवर्स कर दिया यानी कि उल्टी डायरेक्शन में कर दिया, तो हमने रिएक्शंस को पे क्या किया? उल्टा कर दिया, यानी हम उसको नॉर्मल उसमें लेके आए, मूल अवस्था में ले आए। यानी वे परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु या पदार्थ को पुनः उसकी मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है, उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप याद कर लो, बर्फ का पानी में पिघलना, है ना, और पानी को अगर जमा देंगे तो हमें बर्फ पुनः प्राप्त हो जाती है। सिंपल रिवर्सिबल चेंज, एक एग्जांपल याद कर लो। इंग्लिश में पढ़ेंगे दोज चेंजेस इन विच अ ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। एग्जांपल में आप ये देंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी ना किताब के अंदर ये कुछ चेंजेस दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि ये चेंजेस आपके किस प्रकार के हैं। ठीक है, क्या वो फिजिकल है या केमिकल है? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, बर्फ का पिघलना, ये फिजिकल चेंज है, फिजिकल है ये, है ना। चॉपिंग वेजिटेबल, सब्जियों का कटना, ये भी फिजिकल अवस्था में चेंज है, बट अगर मैं सब्जियों को पकाऊंगी तो वो केमिकल हो जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये आपका क्या है? पानी का उबलना। अब पानी का उबलना जो है ये क्या होगा? बॉइलिंग पानी का, ये भौतिक चेंज में आएगा। ठीक है, फिजिकल। नेक्स्ट है मेकिंग पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का बनना। अब पॉपकॉर्न जब बनते हैं, फूल जाते हैं, तो वो नया पदार्थ बन जाता है ना, उस नए मक्का से तो अलग हो जाता है, तो ये केमिकल चेंज में आ जाएगा, केमिकल चेंज है ये। बर्निंग वुड, लकड़ी का जलना, राख बन जाती है, राख से लकड़ी तो नहीं वापस मिल सकती, तो ये भी केमिकल चेंज है। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, गीले कपड़ों का सूखना, क्योंकि इसमें अवस्था बदलती है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो बहुत तेज ज्वाला के साथ जलता है, और आगे की क्लासों में आप एक्सपेरिमेंट देखोगे भी से। तो ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाइट फ्रॉम द फायरफ्लाइज, जुगनुओं का प्रकाश देना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होता है, मोम का पिघलना, ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वैक्स, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और खास तरह की गंध भी निकलती है, दिस इज केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, फूड का बिल्कुल स्वाद बदल जाता है ना, तो उसकी शक्ल भी बदल जाती है, स्वाद भी बदल जाता है, भोजन पक जाता है, केमिकल चेंज है। सॉइल एरोजन, मिट्टी का एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पर जाना, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये आएगा फिजिकल चेंज। अब हम एक और टेबल करते हैं, ये टेबल भी आप अपनी कॉपी में उतार लेना। कुछ चेंजेस के नाम हैं और हमने ये बताने क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो उत्क्रमणीय लिखेंगे, इरिवर्सिबल है तो अनुत्क्रमणीय लिखेंगे। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, जी हाँ, आइस क्यूब से पानी बनाया जा सकता है, रिवर्सिबल है, बर्फ का टुकड़ों का पिघलना।
कुकिंग ऑफ फूड, अब जो भोजन पक चुका है क्या उबले हुए चावल से मैं दोबारा से कच्चे चावल प्राप्त कर सकती हूँ? नहीं, ये केमिकल चेंज होता है। मैंने बताया था ना, केमिकल चेंज मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट है चॉपिंग वेजिटेबल, सब्जियों का काटना, ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है बट ये केमिकल चेंज में नहीं आएगा। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जब दूध दही में बदल जाता है तो उसकी जो गुण होते हैं ना बेटा वो भी बदल जाते हैं। दूध हल्का सा मीठा होता है बट दही खट्टी होती है। तो ये भी इरिवर्सिबल है और ये केमिकल चेंज होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आम एक कच्चा आम है वो हरा होता है, उसमें खुशबू होती है, पके आम की खुशबू कुछ और होती है और स्वाद भी अलग होता है, तो ये केमिकल चेंज में आएगा और इरिवर्सिबल है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये रिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज है, हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा था। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न, ये भी इरिवर्सिबल है क्योंकि हम पॉपकॉर्न बनाने के बाद वापस से कॉर्न प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द चेंजेस दैट आर डिजायरेबल, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो परिवर्तन वांछनीय है। ऐसे दो उदाहरण आपको याद रखने हैं। जैसे कटिंग ऑफ फ्रूट्स है, भाई फ्रूट को ऐसे तो नहीं खाया जाता, काट के ही खाएंगे। कुकिंग ऑफ फूड है, ये भी आ सकता है। डीकम्पोजिशन ऑफ फूड, हाँ जी, जिससे खाद बनती है, ये भी हमारे लिए एक ऐसा चेंज है जो हमारे लिए डिजायरेबल है क्योंकि उससे कंपोस्ट जो खाद बनती है वो खेतों में दी जाती है और पौधों के लिए बहुत लाभदायक होती है, पोषक तत्व मिलते हैं उसको। यानी फलों को काटना, भोजन का पकाना और खाद्य पदार्थों का अपघटन करके खाद बनाना, ये सारे वांछनीय है यानी डिजायरेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपने थोड़े से याद रखने हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द चेंजेस दैट आर अनडिजायरेबल, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें परिवर्तन अवांछनीय है। जैसे हम नहीं चाहते, नुकसान हो रहा है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, जंग लगना है। ठीक है, लोहे में जंग लगना। दूसरा क्या है, स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टोरेज, अब हम खाने को स्टोर करके रखते हैं बट फूड खराब हो जाता है, बदबू आने लग जाती है, स्वाद चेंज हो जाता है। ठीक है, भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ का क्षय होना। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्यूल कंजप्शन, ईंधन की खपत से कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में बढ़ना। जब भी ईंधन जलता है, हम वाहन चलाते हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बढ़ जाता है, वातावरण में गर्मी आ जाती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। ओजोन गैस में जो छेद होता है वो इसी कारण से तो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं जो कि अवांछनीय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स आना था इसमें, व्हाट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब होता क्या है कि जलवायुगत परिस्थितियों के कारण कभी कभी तापमान में परिवर्तन हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है या बहुत सर्दी हो जाती है। पेड़ की जो बढ़ती हुई जड़ें हैं अगर मिट्टी के अंदर चली गई हैं या चट्टान के ऊपर पेड़ उग गया है तो उसकी जड़ें भी पेड़ की जो जड़ें होती है ना वो चट्टान को दो हिस्सों में तोड़ देती हैं। ठीक है, उससे भी मिट्टी बन जाती है। चट्टानों की दरार में जब जल भर जाता है और सर्दियों में जम जाता है और फैलता है, वो वॉल्यूम बढ़ता है ना, सर्दियों में बर्फ़ अपनी आकार लेती है, तो अब भी चट्टानें टूट के मिट्टी बनती है। तो चट्टानों के टूटने से इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है, इसे हम अपक्षय भी कहा जाता है। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज एंड वाटर इन द क्रैक्स रॉक्स ब्रेक डाउन द रॉक्स टू फॉर्म सॉइल, ये आपको याद रख लेना है। किन 3 कारणों से मृदा का निर्माण होता है। नंबर 1 ग्रोइंग रूट्स ऑफ द ट्रीज, चेंज इन टेम्परेचर जो कि रॉक्स के अंदर होते हैं, ब्रेक डाउन द रॉक्स टू फॉर्म द सॉइल, एंड दिस इज कॉल्ड द वेदरिंग ऑफ द रॉक। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फोटो दी है, दिस इज बेसाल्ट रॉक। यहाँ पर आप लाइनें देख रहे होंगे, ये देखो, अब यहाँ से हवा आई, यहाँ से मिट्टी उड़ा के ले गई, पानी यहाँ से नीचे बहा होगा, नदी रही होगी तो ये भी सफाचट होगी, इसलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको खड़ी हुई लाइनें दिख रही हैं। ठीक है, और ये आयरन की रॉक है, इसका नाम है बेसाल्ट रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर प्रेजेंट इन द रॉक। कोई रॉक अगर रेड कलर की, जैसे कि मैंने पिछले में दिखाया था, तो चट्टानों में उपस्थित लाल रंग में कौन सा रसायन होता है, ये रसायन का नाम आपने याद रख लेना, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ये वही आयरन ऑक्साइड है, याद करो, जो जंग लगने पे बताया था मैंने। नेक्स्ट है नेम द रॉक कंटेनिंग द आयरन, ऐसी कौन सी रॉक है, चट्टान है जिसमें लोहा होता है, या लोहोयुक्त चट्टान का नाम बताओ। लोहयुक्त चट्टान का नाम होता है बेसाल्ट। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है बेसाल्ट रॉक। ठीक है, अब हम आते हैं
नेक्स्ट पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या होता है, यानी कि अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन का मतलब क्या होता है कि बहते हुए जल के द्वारा, वायु के द्वारा, ठीक है, अब वायु के द्वारा। अब आप इमेजिन करिए पहाड़ से नदी नीचे की ओर आ रही है। जब पहाड़ से नदी नीचे की ओर आती है तो वो अपने साथ क्या लाएगी? पहाड़ की मिट्टी लाएगी, पहाड़ के रास्ते में जो चट्टानें होंगी उनको भी तोड़ती हुई आएगी। तो धीरे धीरे वो चट्टानें घुलती 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 नीचे जब पहुँच जाती वो गोल हो जाती है। अगर आप हरिद्वार गए हो या आसपास किसी पहाड़ी एरिया में गए हो, मंसूरी गए हो, झरने के आसपास गए हो, तो वहाँ आपको जितनी भी चट्टानें दिखती हैं, छोटे छोटे पत्ते, वो सारे गोल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने घिस जाते हैं घर्षण के कारण कि वो चट्टाने के नुकीलापन खत्म हो जाता है, वो गोल हो जाते हैं। यानी बहते हुए जल में भी ताकत होती है और बहती हुई वायु में भी होती है। बस इसी को कहते हैं इरोजन। इरोजन क्या है? बहते हुए जल या वायु द्वारा चट्टान का, मृदा का, तलछट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। और यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि सिर्फ उसने जगह बदली है ना। चट्टान भी जा सकती है, मिट्टी भी जा सकती है और तलछट भी जा सकती। तलछट क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को पानी में खोलते हैं तो जो नीचे बैठ जाते हैं सेडिमेंट्स कहते हैं उसको। चलो अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच द रॉक, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द नेचुरल फोर्स। कौन कौन से नेचुरल फोर्स होते हैं? फ्लोइंग वाटर एंड विंड। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से अगले चित्र से समझाती हूँ। ये देखो, अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये चित्र ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इरोजन यानी कि अपरदन क्या होता है? अपरदन क्या होता है? ये आप चट्टान देख रहे हैं बहुत बड़ी, ठीक है। अब इस चट्टान से अगर यहाँ से अगर हवा आए तो यहाँ से मिट्टी आएगी, बड़ी बड़ी रॉक्स टूट जाएंगी, ये छोटी छोटी रॉक्स में बन गई, ब्रेक डाउन हो गई, ये रॉक्स और छोटे टुकड़ों में हो गई, ये और छोटे में हो गई, बहुत ही महीन रेत बना ली इसने। और आपने देखा होगा कि नदी के किनारे बहुत सारी रेत होती है। ये रेत कहाँ से आती है? बड़े बड़े क्लिफ से आती है ना, ये क्लिफ बोलते हैं इनको, खड़ी चट्टानों को क्लिफ बोलते हैं। तो यानी कि हवा ने क्या किया, पानी ने क्या किया, जब पानी ऊपर से नीचे आया या हवा चली तो ये जो बड़े बड़े रॉक्स थे ये वेदर्ड हो गई, ये कमज़ोर हो गई और इससे छोटी छोटी रॉक्स बनी। ये रॉक्स और टूट गई स्मॉल राउंड पार्टिकल्स में, जिसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। फिर ये पानी में मिलके मिट्टी, पानी में घुलने से पानी जो था वो रेतीला हो गया। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो पानी इसको बहा के आगे ले जाए, या देखो यहाँ से देख रहे हैं हवा जो होती है पत्थर को उठा के कैरिड अवे बाय द विंड, हवा उनको उड़ाकर दूर कहीं फेंक देती है। तो दिस इज इरोजन। इरोजन के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो हवा और या फिर पानी। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल पार्टिकल्स को टू देयर न्यू लोकेशन, नई जगह पर। तो बेटा इसके साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। होप सो आपने सारे क्वेश्चंस उतार लिए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।